अपना घर। अपना घर हर इंसान का एक सपना होता है। वो सपने को पूरे करने के लिए इंसान एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। और वही सपना जो कि घर है इंसान का एक, वो रीडेवलपमेंट में आकर फंस जाता है। ऐसे में एक आम इंसान क्या करे? सरकारी सहायता लेता है लेकिन उसके बाद में कोर्ट उसे इनकार कर देता है। और इस सब को जो समस्याएं आ रही हैं, इन सब में आम इंसान फंस जा रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो इन सब पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है हमारे स्टूडियो में बॉम्बे हाई कोर्ट के अधिवक्ता एडवोकेट कृष्णा दुबे जी। कृष्णा दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान पोस्ट में। नमस्कार। मुंबई और एमएमआर क्षेत्र में कई वर्षों से रीडेवलपमेंट की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अधूरे हैं। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? एमएमआर रीजन में यह विषय नया है, लेकिन मुंबई में अगर आप देखेंगे तो पिछले कई सालों से कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो रखड़े हुए हैं। लगभग 15-15, 20-20 साल से जो लोग हैं वो 10x10 के ट्रांजिट कैंप में रहने के लिए भी वो मजबूर है। कुछ प्रोजेक्ट में जो भाड़े थे वो शुरुआत के समय में मिल रहे थे, अब वो उन्हें जो रेंट है, जो भाड़ा है, वो भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसी कई सारी समस्याएं जो है आज के समय में मुंबई में रीडेवलपमेंट को लेकर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। महाराष्ट्र सरकार ने रीडेवलपमेंट को लेकर के जो जीआर निकाला था, क्या उसके तहत चीजें हो रही हैं? जी, 2019 के पहले अगर आप देखेंगे तो मुंबई में कई सारे प्रोजेक्ट जो थे वो रखड़े हुए थे, कई सालों से रखड़े हुए थे। तो सरकार के लिए भी ये चुनौती थी कि इन सारे जो प्रोजेक्ट जो रखड़ रहे हैं उसका कारण क्या है। उसके वो डेप्थ में गए और उन्होंने समझना चाहा इस प्रोजेक्ट जो इतने समय से रखड़ रहा है या फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इन सब के लिए हमें सॉल्यूशन क्या देना है। तो एक जो चीज सबसे बड़ी सरकार को समझ में आई और जनता के बीच में भी ये था कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट आज के समय में 2019 के पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर कोई डेवलपर ले रहा है तो अगर कल को वो प्रोजेक्ट बंद हो जाता है तो उसके ऊपर डेवलपर का नुकसान क्या है। तो सरकार ने देखा कि इसमें तो किसी तरह की सिक्योरिटी जो है वो डेवलपर को देनी नहीं पड़ रही है। बिना सिक्योरिटी के कोई भी डेवलपर जाके कोई भी प्रोजेक्ट ले रहा है, उसमें उसका कुछ नुकसान नहीं है, कोई पेनल्टी का प्रोविजन नहीं है। किसी तरह की अगर कोई आगे आने वाले समय में एक बार प्रोजेक्ट लेने की कोई भी समस्या आती है तो उसमें डेवलपर के विरोध में कुछ किया जा सके, ऐसा नहीं है। सालों साल जब तक प्रोजेक्ट चलता रहेगा, जब तक प्रोजेक्ट रखा रहेगा, तब तक वो रखा रहेगा। एक बार एज अ मेंबर, एज अ सोसाइटी अगर मैं वहां से निकल गया और प्रोजेक्ट रखड़ गया तो उसके बाद तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसी सारी चीजों को ध्यान में रख के 2019 में जो मौजूदा सरकार थी, देवेंद्र जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिटेल्ड उन्होंने जीआर जो है वो लाया। उसकी कॉपी जो है आज वो मेरे सामने, मेरे हाथ में है। उसमें उन्होंने 1 by 1 जो 2009 का एक जीआर था, उसमें जो चीजें उनको इन्हांस करनी थी, उसमें जो चीजें उन्हें ठीक करनी थी, जो लगभग 10 साल की जो समस्याएं थी, क्योंकि रीडेवलपमेंट जो विषय शुरू हुआ वो 2005 के बाद ही, लगभग 5-10 के बाद ही शुरू हुआ। तो उस 10 साल के बीच में जो सरकार को लगा कि जो समस्या है उन सारी चीजों को सरकार ने एड्रेस करके वो 2019 में जो जीआर है वो सरकार ने लाया। और उसमें सारे पॉइंट्स कि अगर कोई रीडेवलपमेंट की प्रोसेस कर रही है सोसाइटी और कोई डेवलपर अगर रीडेवलपमेंट के लिए कोई एक बस्ती हो, कोई सोसाइटी हो, उसे ले रहा है तो उसे क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, उस चीज के लिए बहुत ही अच्छा और एक जो 12 पेज का लगभग जीआर है वो सरकार ने उस समय लाया। मुझे बताइए कि क्या आपने जीआर को लेकर के कोई ऐसा केस आपने खुद हैंडल किया है क्या? जी, वर्तमान में मैं जहाँ रहता हूँ, मैं वाशी में रहता हूँ, नवी मुंबई में रहता हूँ। नवी मुंबई ये लगभग 90s के बाद या फिर कहे कि जब सन 2000 के आसपास में वहां पे लोग जाना शुरू हुए और उस समय वहां का विकास होना शुरू हुआ। अब लगभग 30 साल 35 साल हो गए हैं। जो उस समय जो वाशी, सानपाड़ा, नेरुल, ये सब जो आपको क्लस्टर है, वहां पे जो सोसाइटियां थी अब वो लगभग 30-35 साल 40 साल पुरानी हो गई है। नवी मुंबई महानगर पालिका ने अब नवी मुंबई की लगभग 500 से 700 सोसाइटी जो है उसे C1 यानी धोखादायक की जो श्रेणी में जो उसे डालना है उसे डाल दिया गया है। तो अब नवी मुंबई में रीडेवलपमेंट जो ये विषय है काफी जोर शोर से चल रहा है। अगर आप कभी वाशी आए होंगे वर्तमान समय में तो आप देखेंगे कि पहले जो 5 महले और 7 महले की जो बिल्डिंगें थी, आज वो 25 महले और 30 महलों की बिल्डिंगों में वो कन्वर्ट हो रही है। मेरी सोसाइटी जो है वो भी उसमें से ही एक सोसाइटी है। मैं स्वयं वाशी में रहता हूँ। मेरा चिंतामणि सोसाइटी जो है वो खुद अभी रीडेवलपमेंट में जा रही है और इसके लिए मैंने खुद जो मेरा एक रीडेवलपमेंट का जो मेरा जो अनुभव है या फिर जो मेरा ज्ञान है वो कहीं से शुरू हुआ होगा तो वो मेरे सोसाइटी से शुरू हुआ। तो जो सरकार ने जीआर निकाला था
वो जीआर क्या सरकार सेम वैसा फॉलो कर रही है या क्या समस्याएं आ रही हैं लोगों को? जी देखिए, 2019 का जो सरकार का जीआर है वो तो काफी अच्छा है, लेकिन अभी आज की जो वस्तु स्थिति है अगर आप उसको देखेंगे तो वो जीआर से बिल्कुल विपरीत है। जीआर में अगर आप उठा के देखेंगे तो पेज उनका जो 18th नंबर का पॉइंट है, जो कि इस जीआर का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, कि अगर कोई रिडेवलपमेंट प्रोसेस हो रही है, अगर कोई पुनर्विकास हो रहा है, तो उस समय जो डेवलपर है उसके साथ जो होने वाला डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, कि जो आने वाले समय में चल के, क्योंकि अगर कुछ भी डिस्प्यूट हो रहा है सोसाइटी के बीच में, कमिटी के बीच में और डेवलपर के बीच में, उनके बीच में ओरली क्या बात हो गई, डेवलपर ने क्या अश्योरेंस दिया, कमिटी ने क्या सुना और वहाँ के जो मेंबर है उन्होंने क्या सुना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू जो होती है वो जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, उसमें आपने क्या टर्म्स कंडीशंस और उसमें क्या नॉर्म्स आपने तय किए हैं, उसमें लिखे हुए जो तरतूद है वो आगे चल के एक कॉन्स्टिट्यूशन का काम करता है, वही गीता पुराण और बाइबल का काम करता है कानून के नज़र में। तो सरकार ने एकदम क्लियर शब्दों में, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में पॉइंट, जो उनका बिंदु क्रमांक 18 था उसमें उन्होंने लिखा कि अगर कोई डेवलपमेंट एग्रीमेंट हो रहा है तो उसमें क्या करना है। 1 मिनट में सिर्फ आपका अपने तरफ ध्यान आकर्षित करके और दर्शकों के जानकारी के लिए भी उनको बताना चाहूंगा कि आप भी कभी इस जीआर को अगर आप उठा के पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि पहला मुद्दा जो है वो यही है कि मिनिमम 2 साल में से 3 साल के बीच में जो डेवलपर है उसे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। आज आप मुझे बताइए कि कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो 2 साल से 3 साल के बीच में हो रहा है क्या? नहीं। सरकार का तो जीआर है कि आपको 2 साल के अंदर वो जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो उसकी है वो आपको कंप्लीट करनी है। अपवादात्मक परिस्थिति में, मतलब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ही आपको वो 3 साल में कंप्लीट करनी है। 20% बैंक गारंटी, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि कल को प्रोजेक्ट किसी भी कारण के वजह से अगर रखड़ता है, कई कारण हो सकते हैं, डेवलपर इंसॉल्वेंसी में जा सकता है, बैंकरप्ट हो सकता है, उसके इंटरनल कंपनी के कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं, उसके फैमिली के कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो इन सारी परिस्थिति में कल को चल के वो प्रोजेक्ट जो है वो अफेक्ट ना हो, इसके लिए 20% की बैंक गारंटी को सरकार ने उस समय मस्ट किया। लेकिन अभी की वर्तमान अगर आप परिस्थिति देखेंगे तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है, मेरे खुद की सोसाइटी जो चिंतामणि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है वाशी, उसका खुद का प्रोजेक्ट ऐसा है कि 1% या फिर 1 रुपए की भी बिना किसी सिक्योरिटी के से वो प्रोजेक्ट जो है वो उन्होंने डेवलपर को दे दिया है। ओके। तो इन सारी जो परिस्थितियां है उसमें आज के डेट में जीआर को फॉलो कर रहे हैं लोग या नहीं कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा के देख लीजिए, 2019 का जो सरकार का जीआर है फॉलो करते हैं लेकिन सिलेक्टिवली। उन्हें जो 79A के प्रोविजंस है कि उन्हें एजीएम कंडक्ट करनी है, उन्हें 2/3 की मेजोरिटी दिखानी है, उनको 51% का जो अप्रूवल चाहिए वो लेना है, उन्हें पीएमसी की अपॉइंटमेंट जो शुरुआती समय में करनी है, उन सारी चीजों के लिए तो हम जीआर फॉलो करते हैं। जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनता है उसमें भी वो लिखते हैं कि ये जो हमारा डेवलपमेंट एग्रीमेंट है वो एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द जीआर डेटेड 2019, और उसके पहले का जो 2009 का जीआर है उसको रेफरेंस देते हैं। लेकिन उसके ही जो एकदम महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके कारण प्रोजेक्ट जो है वो सेफ रहेगा, प्रोजेक्ट जो है वो टिका रहेगा, जिससे जो वहाँ के जो मेंबर्स है उनका जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा, तो वो कोई आज के समय में फॉलो कर रहा नहीं है। ओके। तो जैसा कि आपने बताया मुझे कि जीआर के अकॉर्डिंग 3-4 साल में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या एक्शन लेना चाहिए? यही आके जो सारी चीजें है वो रुक जाती है। जब शुरुआती समय में डेवलपर जो है वो इस जीआर को फॉलो नहीं कर रहे थे तो कई सोसाइटियों में पक्ष होता है, विपक्ष होता है। तो जो विपक्ष नहीं कहेंगे, लेकिन जो लोग उस चीज से सहमत नहीं थे वो लोग हाईकोर्ट गए, मुंबई उच्च न्यायालय गए, वहां पर उन्होंने पिटीशन दाखिल की कि ऐसा ऐसा है और ये जो 2019 का जो जीआर है इसे आज के समय में हमारा जो डेवलपर है वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है। उसमें जो सबसे मेजर पॉइंट जो है वो 20% बैंक गारंटी को लेके उठता रहा है। कई सारी सोसाइटियों ने इस विषय को उठाया है और समय समय पर कई सारी सोसाइटियां जो है वो माननीय उच्च न्यायालय के दरवाजे तक गई है, क्योंकि ये जो जीआर बना है इसके कुछ वर्डिंग्स, शब्द ऐसे हैं, और क्योंकि इस जीआर में किसी भी तरह की पेनल्टी का प्रावधान नहीं है
कि अगर कोई जो डेवलपर है, विकासक है, वो आने वाले समय में किसी तरह का डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके ऊपर हम इस तरह की पेनल्टी लगाएंगे, इस तरह का उसके ऊपर हम डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके लिए ये शिक्षा होगी। उस तरह का कोई प्रोविज़न ना होने के कारण जो माननीय उच्च न्यायालय है वो यह कहता है कि ये जो जीआर है ये सिर्फ गाइडलाइंस है, ये मैंडेटरी नहीं है। ओके। तो प्रश्न अभी हम सभी जो लोग हैं आज के समय में जो रिडेवलपमेंट प्रोसेस में जो जा रहे हैं नवी मुंबई में, मुंबई में, उन सभी के ऊपर प्रश्न है, उन सभी के मन में ये प्रश्न है कि अगर ये जो जीआर है जो 2019 का सरकार का, अगर यह सिर्फ गाइडलाइंस है तो इसको जीआर के फॉर्म में लाने की उस सरकार की आवश्यकता क्या थी? जी बिल्कुल। तो इसकी जरूरत क्या थी? अगर इस जो 12 पेज का जो जीआर है अगर उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं है तो फिर उसका मतलब क्या है? और सिलेक्टिवली फिर आप डेवलपर जो है, माननीय उच्च न्यायालय ने इसके ऊपर भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि सिलेक्टिवली फिर उस जीआर को आप क्यों फॉलो कर रहे हैं? जो स्पेशल एजीएम का जो कोरम करना है, जॉइंट रजिस्ट्रार के ऑफिस से कोई व्यक्ति जो फर्स्ट स्पेशल एजीएम होगी जिसमें आप विकासक की नियुक्ति करते हैं टेंडर के बाद, उसमें जॉइंट रजिस्ट्रार के ऑफिस से एक व्यक्ति जाता है जी। तो आप उसे क्यों फॉलो कर रहे हैं? या तो आप फॉलो करना है तो आप पूरे जीआर को फॉलो करिए, या तो फिर आप मत करिए, बोल दीजिए कि इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जो उस समय की सरकार ने लाया है और इसका कोई आज के समय में लेना देना नहीं है। ये तो बात हो गई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना एक क्लियर कर लिया साइड कि वो उसको इन्होंने गाइडलाइंस बता दिया, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी आम लोगों के लिए कि अब वो क्या कर सकते हैं, कानूनन क्या कर सकते हैं? कानूनन कि सरकार ने जीआर पास किया और हाईकोर्ट उसको बोल रहा है कि वो सिर्फ गाइडलाइंस है, तो ऐसे टाइम पे अब जनता क्या करे? देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो है इस जीआर के विषय में, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इस जीआर के विषय में अब जनता क्या कर सकती है, तो इसके लिए एक कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा सकती है कि माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसके विरोध में हम सुप्रीम कोर्ट जाए, या फिर अभी की जो मौजूदा सरकार है, क्योंकि 2019 में भी वही सरकार थी, आज 2026 में भी वही सरकार है, देवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री है, तो सभी नागरिक जो सभी प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोग हैं या फिर जो सभी खासकर जो एमएमआर रीजन है वहाँ पे जो सोसाइटियों के जो फेडरेशन है और उसमें जो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो सेफ रहे और जनता के हित जो है वो संरक्षित रहे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाए और उनके पास ये मांग करे कि आपका ये जो 2019 का जीआर है इसमें क्योंकि कुछ शब्द ऐसे थे जिसके वजह से माननीय उच्च न्यायालय कहता है कि इट इज जस्ट अ गाइडलाइंस, इट इज नॉट अ मैंडेटरी, तो आप इस जीआर के आगे एक और जीआर लाइए या फिर आप एक कठोर कानून लाइए और आप उसमें ये चीजें नमूद करिए कि अगर कोई जो विकासक है, अगर कोई डेवलपर है और वो इन सारी चीजों को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी होगी, और जनता जो है उस माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करे कि उस विषय में एक कठोर कानून लाए। दूसरा मुद्दा इस चीज में ऐसा है कि जब तक ये प्रोसेस नहीं हो रही है, जब तक जो मौजूदा सरकार है वो कोई कठोर कायदा नहीं ला रही है या फिर इस जीआर के विषय में मौजूदा सरकार को स्पष्टीकरण नहीं दे रही है कोर्ट में जाके, तब तक अभी जो सोसाइटियां जो रीडेवलपमेंट प्रोसेस में जाने वाली है उन सभी सोसाइटी के सभी सभासदों से मेरी विनती है कि क्योंकि कोई भी निर्णय आपकी एजीएम में बहुमत से होता है, अल्पमत से कोई भी निर्णय नहीं होता है, तो आपके सोसाइटी का चेयरमैन, आपके सोसाइटी की कमेटी आपको क्या आश्वासन दे रही है, आपके साथ क्या बात कर रही है, आप उन सारी चीजों को दरकिनार करके महाराष्ट्र सरकार का जो 2019 का जीआर है उसके जो पॉइंट्स है डेवलपमेंट एग्रीमेंट के विषय में, उन सभी पॉइंट्स को आप आपके जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट है उसमें इंक्लूड कराए बिना कोई भी डेवलपमेंट एग्रीमेंट आप कमेटी को साइन करने के राइट्स मत दीजिए। अधिवक्ता होने के नाते आप इस विषय को आगे कैसे लेके जाएंगे? जी, एक अधिवक्ता होने के नाते जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो वाशी की चिंतामणि सोसाइटी है उसमें भी सेम इशू हुआ है, तो अभी जो पुराने जो केस है वो जो हाईकोर्ट में हो गए तो उसमें तो अब हम जाके कुछ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन क्योंकि हमारे सोसाइटी का भी सेम जो समस्या है वो है, तो इस विषय में अभी हम जो माननीय कोऑपरेटिव कोर्ट है वहां पर हम केस फाइल करेंगे। अगर वहां पर माननीय उच्च न्यायालय के उस निर्णय का संज्ञान लेते हुए कोऑपरेटिव कोर्ट डिसमिस करती है हमें, तो हम माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे और उस समय हम माननीय उच्च न्यायालय को ये कन्विंस करने का प्रयास करेंगे कि जो 2019 का जो जीआर है वो सिर्फ एक गाइडलाइंस नहीं है, तो वो एक मैंडेटरी क्लॉज है जो हर विकासक को फॉलो करना चाहिए, और अगर माननीय उच्च न्यायालय सहमत नहीं होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और इसी समय हम
जो अभी की मौजूदा सरकार है, देवेंद्र जी की सरकार है, हम उनसे भी ये विनती करेंगे कि आप माननीय उच्च न्यायालय में आइए और आपका जो मत है एज अ गवर्नमेंट, आपका जो स्टैंड है वो आप क्लियर करिए कि आप इस जीआर के बारे में आपका क्या सोचना है, कि ये एक गाइडलाइंस है या एक जी। मैंडेटरी है, जिससे कि जो सोसाइटियां है, जो सोसाइटी के जो गरीब सभासद है, जो गरीब वहाँ के मेंबर है, जिनकी जो आयुष्य भर की जो कमाई है, जीवन भर की जो कमाई है, वो सेफ रहे, तो इसके लिए आपने ये जीआर लाया है। तो इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट जस्ट अ गाइडलाइन। पीएमसी की पुनर्विकास में जो भूमिका होती है, क्या अच्छा पीएमसी प्रोजेक्ट कोई सुरक्षित रख सकता है? जी, पूरे रिडेवलपमेंट प्रोसेस में जो पुनर्विकास की प्रक्रिया है, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट ये जो होता है, उसकी भूमिका जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। परंतु अच्छा पीएमसी किसे चाहिए? आज कई सारे अच्छे कॉन्ट्रैक्टर है जो अच्छी रोड बना सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन अच्छा रोड बनाने वाला किसे चाहिए? जनता को चाहिए। लेकिन जो अधिकारी है, जो नेता है, उन्हें अच्छा कॉन्ट्रैक्टर चाहिए क्या? उसी तरह आज सोसाइटी में अच्छा पीएमसी हर मेंबर को चाहिए, लेकिन जो कमिटी है उसे अच्छा पीएमसी चाहिए क्या? अगर पीएमसी बोलेगा कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा और मैं ईमानदारी से जो सारी रिपोर्ट्स है, जो एक पीएमसी के टू डू वर्क में जो सारी चीजें आती है, वो मैं ईमानदारी से करूंगा, तो कमिटी उसे अपॉइंट करेगी क्या? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि कमिटी और डेवलपर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी कमिटी जो है उस और डेवलपर जो है उनकी साठगांठ होती है, हाँ। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट जहां पर कमिटी और डेवलपर की साठगांठ है और डेवलपर के द्वारा कमिटी के कुछ सदस्यों को कुछ कमिटमेंट की जाती है कि आप मुझे ये प्रोजेक्ट दिला दीजिए, तो उसके बिहाफ में या उसके फेवर में हम आपके लिए ये करेंगे। ऐसी परिस्थिति में पीएमसी अगर न्यूट्रल होगा और वो अपना काम जो है वो ईमानदारी से करेगा, तो वो जो मेंबर है 100, 150, 200 जो भी मेंबर होंगे, वो उनके हितों के बारे में सोचेगा, ना कि डेवलपर और कमिटी के हितों के बारे में सोचेगा। इसलिए अच्छा पीएमसी किसे चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन तो निर्भर करता है। जनता चाहती है कि अच्छा पीएमसी आए, लेकिन आज के समय में शायद ही कोई ऐसी कमिटी होगी जो चाहती है कि अच्छा, ईमानदार और न्यूट्रल कोई पीएमसी आए और वो हमारे प्रोजेक्ट को हैंडल करे। बिल्कुल। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी कि आजकल जो स्व पुनर्विकास यानी कि सोसाइटी द्वारा स्वयं रिडेवलप कराने की बात जो की जाती है, क्या यह वास्तव में एक व्यवहारिक और सुरक्षित विकल्प हो सकता है लोगों के लिए? स्वयं पुनर्विकास की जो संकल्पना है, देखिए जो वर्तमान सरकार है, माननीय देवेंद्र जी की सरकार है, और उसमें अपने जो प्रवीण दरेकर जी है, उनका इसमें बहुत बड़ा रोल है। बहुत ही अच्छी संकल्पना है, लेकिन आज के समय में अगर किसी सोसाइटी को रिडेवलपमेंट करना है, सेल्फ रिडेवलपमेंट करना है, तो सोसाइटी में क्या कुछ ऐसे मेंबर है जो उस प्रोजेक्ट को ओन करना चाहते हैं, जो उस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ये सेल्फलेस जॉब है और इस काम की आपकी कोई प्रशंसा नहीं करेगा। अगर कल को 4 गलतियां हो जाएंगी तो प्रश्न पूछने के लिए सभी जो सभासद है, सभी जो मेंबर है, वो खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर 4 चीजें अच्छी होंगी तो उसका अप्रिसिएशन नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में सोसाइटी में ऐसे लोगों का मिलना, और मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे भाग दौड़ भरी जिंदगी है, थकना मना है जी, तो ऐसे शहर में ऐसे लोगों का मिलना जो सेल्फलेस जॉब को ईमानदारी के साथ करे, वो मुश्किल है। इसलिए आज भी सेल्फ रिडेवलपमेंट की संकल्पना होने के बावजूद, इतनी जन जागृति होने के बावजूद, कुछ लोग ऐसे हैं मुंबई में जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, जिनके सैटरडे संडे जो है वो फुल होते हैं। वैसी सोसाइटियों में जाते हैं, वहाँ पे सेल्फ रिडेवलपमेंट क्या संकल्पना है, इसके बेनिफिट क्या है, उसके बारे में वो लोगों को बता रहे हैं, वो जन जागृत कर रहे हैं। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इस विषय में उन्होंने बेड़ा उठाया है कि लोगों को इस विषय में जन जागृति करेंगे, परंतु आज के डेट में उसका रेशियो क्या है, तो ना के बराबर है। तो उसका कारण यही है कि आज के समय में ऐसे लोगों का मिलना मुश्किल है जो इस काम को ओ करे और उस काम की ओनरशिप लेके उसको अच्छे से करे। लेकिन अगर ऐसे लोग सोसाइटी में मिलते हैं जो काम की ओनरशिप लेते हैं और प्रोजेक्ट को आगे लेके जाते हैं, तो कई सारे हमारे सामने उदाहरण है जो प्रोजेक्ट है काफ़ी अच्छे हुए हैं, लोगों को ज़्यादा एरिया इसमें मिलता है, लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं है उसको वो कई अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अपना घर जैसे बनाना है उस तरह की क्वालिटी जो है वो उसको वो दे पाते हैं।
आजकल कई बिल्डर्स ऐसे हैं ना कि जो रीडेवलप के नाम पर लोगों को बहुत अच्छे से फंसा लेते हैं, लाइक मीठी मीठी बातें करके, या फिर उन्हें ऐसी बातें बता देंगे कि वो प्रोजेक्ट उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आप दर्शकों को बताइए, या फिर जो लोग पुनर्विकास की ओर बढ़ रहे हैं या जो लोगों का सपना है, तो वो लोग ऐसी कौन सी 3-4 बातें हैं ध्यान रखकर बिल्डर्स के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? ये कई सारे बिल्डर है आज के समय में, जो खासकर जो नए नए डेवलपर हो जाते हैं, बिल्डर नहीं डेवलपर। तो ऐसे जो विकासक है आज के समय में, नए लोग जो है, जैसा मैंने बताया आपको कि 2019 के जीआर के अनुसार 20% बैंक गारंटी जो थी वो मस्ट थी। लेकिन अगर आज के समय में 20% बैंक गारंटी, या फिर 20% छोड़िए, बैंक गारंटी का प्रावधान ही आज के डेट में कोई सोसाइटी में फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो आज के डेट में एज अ डेवलपर मुझे खर्चा ही नहीं है, तो मैं भी आज के डेट में डेवलपर बन सकता हूँ। और जब मुझे प्रोजेक्ट ही लेने हैं तो मैं कुछ भी वादे कर सकता हूँ। वादे की कोई सीमा नहीं होती नहीं है। कुछ भी मैं आपको चांद सितारे दिखा सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो जमीन पे उतारने हैं या नहीं उतारने हैं, उसको बात की बात है। पहली चीज तो यह है कि मुझे वो प्रोजेक्ट लेना है। बिल्कुल। तो आज के समय में ऐसे कई सारे डेवलपर है, विकासक है, जो मार्केट में घूम रहे हैं, उनके एजेंट घूम रहे हैं, जो कमिटी के साथ डेवलपर को मिलाने के लिए भी कई लाख रुपए, कई करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और उनको प्रोजेक्ट दिलाते हैं। और वो जाके सोसाइटी के जो मेंबर है, जो सामान्य सभासद है, उनको एक ऐसी फिल्म दिखाते हैं कि आप अभी 150 फुट 200 फुट के स्क्वायर फीट के घर में रहते हैं, तो अब आप 1200 स्क्वायर फीट के घर में रहेंगे। लेकिन उसकी फिजिबिलिटी क्या है, वो प्रत्यक्ष रूप से संभव है या नहीं, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। तो सभी जो दर्शक है आपके माध्यम से जो आज ये देख रहे हैं, मैं उन सभी से मेरी एक विनती है कि आपको कोई भी डेवलपर, कोई भी विकासक आके क्या फिल्म दिखा रहा है, आप वो फिल्म देख लीजिए। फिल्म देखने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई पैसे नहीं लग रहा है। लेकिन किसी भी विकासक को, किसी भी डेवलपर को अगर आप अपॉइंट कर रहे हैं, तो 3-4 चीजों का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, आपके प्रोजेक्ट की जो सिक्योरिटी है, जिसे हम बैंक गारंटी कहते हैं, जो कि अनकंडीशनल होती है। कल को डेवलपर कुछ भी डिफॉल्ट कर रहा है तो आप उसको इमीडिएटली इनकैश कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, और वो पैसे को आप यूटिलाइज करके प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। वो होना 100% अनिवार्य होना चाहिए। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, आज आपको ज्यादा एरिया दे दिया, लेकिन आपकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गए, एमिनिटीज जो है उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गए। कई सारे आप देखेंगे कि बनती है बिल्डिंग और 15-20 दिनों में उनकी लिफ्ट खराब हो जाती है जी। हर चीज में, एमिनिटीज में कई तरह की क्वालिटी होती है, तो उसके जो स्पेसिफिकेशंस है वो डेवलपर से पहले ही चर्चा के माध्यम से उन सारी चीजों को निर्धारित करना कर लेना चाहिए। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 3 साल की, 5 साल की, कि 3 साल से 5 साल के बीच में कुछ भी अगर खराबी होती है, कुछ भी अगर डिफेक्ट आता है आपके प्रोजेक्ट में, तो उसकी पूरी जो जिम्मेदारी होगी वो आपकी होगी। और उसके लिए अलग से एक बैंक गारंटी का प्रावधान रखना। आपका जो प्रोजेक्ट है वो कितने समय में वो कंप्लीट करके देगा, उसके बारे में आपके जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट है उसमें क्लियर होना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट में वर्डिंग्स के साथ खेल के लोगों को बताया जाता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो, मेरे ही सोसाइटी का एग्जांपल है, मेरे सोसाइटी में 180 सभासद है। आप 180 सभासद से जाकर मिलेंगे तो चिंतामणि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का 180वां जो सभासद होगा वो आपको यही बताएगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 4 साल में कंप्लीट होने वाला है और 4 साल के बाद मुझे चाबी मिलेगी। ये सबको ऐसा दिमाग में बैठा हुआ है। आज आप किसी को भी पूछेंगे तो कोई भी बताएगा, लेकिन आज आप जब डेवलपमेंट एग्रीमेंट उठाकर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो जो 48 महीने है, 48 मंथ्स जो कमिटी जूम करके दिखाती है, इट इज फ्रॉम द डे ऑफ डिमोलिशन टिल डूइंग द कंस्ट्रक्शन वर्क एंड ऑब्टेनिंग द आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट। तो अगर वो 48 महीने वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है तो पूरा प्रोजेक्ट करने में कितना समय लगेगा उसका आप अंदाज लगा लीजिए। तो इन सब शब्दों के खिलवाड़ों में न पड़ते हुए मैं चाबी कब दे रहा हूँ और आप मुझे कब चाबी देंगे, उसकी जो समय सीमा है वो निर्धारित करना। और जब तक सारी एनओसी, सारे जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है वो फुलफिल नहीं होते, जब तक सीसी नहीं आती और जब तक आपका डेवलपर के साथ PAAA एग्रीमेंट जो है वो साइन नहीं हो रहा है, तब तक किसी भी कंडीशन में आपको आपका घर जो है
वो खाली करना नहीं है। इन सारी चीजों का अगर सोसाइटी के जो सभासद है वो ध्यान में रखेंगे और कमिटी उनकी जो है, जो कि रिप्रेजेंट करती है सोसाइटी के सभासदों को, उनसे ये सारी चीजें करवा के लेंगे, तो मुझे लगता है कि 99.9% जो प्रोजेक्ट है वो सेफ रहेंगे। अगर 1% आगे चल के कुछ भी समस्या आती है तो बैंक गारंटी को यूज करके वो अपना प्रोजेक्ट फिर से चला सकेंगे। ओके एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन अभी मुझे समझ में आ रहा है आपकी बातें सुनकर कि ये जो रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं ये डेवलपर को कैसे मिलता है? जी, उसके लिए हाँ मतलब ऑन पेपर पूछना चाहती है या ऑन पेपर भी पूछ रही हूँ मैं और बैक वैसे ऑफ भी द पूछ स्क्रीन कैसे चलता है बैक ऑफ उसके? द स्क्रीन भी पूछ रही हूँ और ऑन पेपर भी कैसे होता है? जी देखिए, ऑन पेपर तो जैसा फिर से मैंने बोला कि जैसे 2019 के जो जीआर है उसकी कुछ जो चीजें हैं वो जो सोसाइटी की कमेटी होती है और डेवलपर होता है वो फॉलो करता है। ओके तो जीआर के अनुसार ऐसा है कि आपको जो अगर आप पहले जो आप रीडेवलपमेंट के लिए जब आप की सोसाइटी को आप जा रहे हैं तो उसकी जो सारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट है और उसकी जो टेंडर प्रोसेस की पहले की जो प्रक्रिया है वो आपको करनी है। और उसके बाद आपको जो वर्तमान पत्र है उसमें आपको एडवर्टाइजमेंट देनी है, जाहिरात देनी है कि हमारी सोसाइटी है और उसका रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो हम करना चाहते हैं और जो भी डेवलपर है वो इंटरेस्टेड हो आप टेंडर प्रोसेस में पार्टिसिपेट करिए। मिनिमम 3 डेवलपर जो है वो टेंडर प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे और उसमें से जो है एक डेवलपर जो है वो एजीएम में निर्धारित करना होता है। ये पेपर की प्रोसेस है। हाँ परंतु होता क्या है कि जो प्रैक्टिकल अभी जो आज के समय में मुंबई में और एमएमआर रीजन में चल रहा है, मैं किसी के हर कमेटी के ऊपर फिर मैं आरोप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ इन जनरल आप मुझे कई बताइए सारी बस। मतलब ज्यादातर कमेटियों की जो अभी की प्रैक्टिस है वो ऐसी है कि सोसाइटी रिडेवलपमेंट में जा रही है तो उसकी जो फाइल है वो तैयार करते हैं। जैसे आप और मैं, कोई मेरा केस है तो हम, जैसे आपका कोई केस होगा तो आप जाएंगे और किसी अच्छे वकील के पास आपकी फाइल दिखाएंगे और पूछेंगे कि इसमें क्या हो सकता है, ओपिनियन लेंगे और उसके बाद आप जो भी आपके रेट कार्ड होंगे वो आप डिस्कस करेंगे। उसी तरह से कमेटी जो होती है, कमेटी के में भी जो प्रमुख जो 2-3 लोग होते हैं जो सारा ये जो व्यवहार होता है वो करते हैं। वो सोसाइटी की फाइल को अलग अलग डेवलपर के पास लेके जाते हैं। उनकी जो पर्सनल कमिटमेंट है उसकी चर्चा पहले करते हैं। उनकी जो पर्सनल कमिटमेंट्स है उसको जो डेवलपर फुलफिल करेगा उसको ही वो प्रोजेक्ट जो है वो अलॉट होता है। तो क्या डेवलपर भी इसके लिए बहुत सारे दाव पेच लगाते होंगे या गलत मैंने रास्तों आपको का जैसे उपयोग करते पहले ही होंगे? बताया कि मार्केट में कई सारे एजेंट घूम रहे हैं जो इस तरीके का ही काम करते हैं। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से और आपके सभी दर्शकों के सामने बता रहा हूँ कि कुछ समय पहले मेरे पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग और एक वीडियो रिकॉर्डिंग आई। मैं नाम किसी का इस मंच पर नहीं लूंगा, लेकिन उसके विरोध में फिर मैंने हमारे जो नवी मुंबई के ईओडब्ल्यू क्राइम ब्रांच के जो डीसीपी है गुंजाल साहब, उनको भी मैंने शिकायत की कि उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक ब्रोकर है जिसका काम ही यही है कि वो डेवलपर और सोसाइटी की कमेटी, मतलब जो चेयरमैन सेक्रेटरी जो है उनकी वो पहचान करके देता है और उसके लिए उसे 1 करोड़ रुपए की कमिटमेंट थी। ओके और कमेटी के जो चेयरमैन है उनके लिए 4 करोड़ रुपए की कमिटमेंट थी। अब उस ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग की क्या सत्यता है क्या नहीं है इसके ऊपर मैं आज कमेंट करने के लिए या फिर मैं उसके ऊपर टिप्पणी देने के लिए अभी समय ठीक नहीं है। उसके बारे में जो जांच एजेंसियां है, जो क्राइम ब्रांच के डीसीपी साहब है वो जांच कर रहे हैं और वो इसकी सत्यता को देखेंगे। लेकिन आज ये वास्तविकता है कि आज इस तरह के लोग चल रहे हैं और इसके वजह से मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो एमएमआर रीजन में, खासकर जो नवी मुंबई जैसा शहर है जहां पे मैं थोड़ा विषय को एक अलग एंगल में देना चाहता हूं कि आज ऐसे प्रोजेक्ट्स में कुछ विशेष धर्म के लोगों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। और अगर किसी को लगता है कि आने वाले समय में जब वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे तो अपने विशेष धर्म के लोगों को सहकार्य नहीं करेंगे, उन्हें नहीं बसाएंगे। तो विशेष धर्म आप किस और बोलना चाह रहे हैं? आप समझदार है, जनता भी समझदार है, मैं कुछ इसमें टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन सभी समझदार है। तो वो जो डेवलपर है वो एक विशेष धर्म से आते हैं और विशेष धर्म, मतलब मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, मेरा जो सेक्टर है वो 99.9% हिंदुओं का सेक्टर है। हमारे यहाँ पे आज 3 जो रिडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है
वो विशेष धर्म के तीनों डेवलपर को मिले हैं। ओके। तो आने वाले समय में डेमोग्राफी क्या होगी, ऐसे जो बस्तियां है, ऐसे जो शहर है जहाँ पे आज हिंदू मेजोरिटी है, वहां पे जब इस तरह के डेवलपर आएंगे, और वो भी ऐसी परिस्थिति में जब उनकी रिक्वायरमेंट ही कुछ नहीं है, जीआर को फॉलो ही नहीं करना है, किसी पेनल्टी का प्रोविजन नहीं है, तो अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट भी होता है रखड़ते रखड़ते गिरते चलते, तो आने वाले समय में परिस्थितियां क्या बनेंगी, डेमोग्राफी चेंज क्या होगा, ये भी समाज को भी इसका विचार करना है और सरकार को भी विचार करना है, क्योंकि यही वो सरकार है जो लैंड जिहाद, लव जिहाद, इन सारी चीजों के ऊपर चिंतित है और उन सारी चीजों को रोकने के लिए प्रयास भी कर रही है। ओके, तो हम इन सब टॉपिक को एक लैंड जिहाद की तरीके से भी देख सकते हैं जो अब डेवलपर्स बिल्कुल का देखना बता रहे चाहिए, हैं। क्यों नहीं देखना चाहिए। अगर आप बताइए कि आप इस तरह के, अगर आपके जो शिथिल कानून और शिथिल आपका जो कायदा है अगर वो रहेगा, और उस शिथिल कानून कायदे के स्कोप के वजह से अगर ऐसे लोग इस जो स्ट्रीम है इसमें घुस रहे हैं, तो उसका आने वाले समय में आपको परिणाम भी भुगतना पड़ेगा जी। इसकी गारंटी आप ले सकते हैं क्या, या फिर आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट में तो कोई लिखा नहीं सकता है कि आप आने वाले समय में आपके जो विशेष धर्म के लोग हैं आप उनको घर नहीं बेचेंगे, लेकिन वो तो बेचेंगे ही, 100% नहीं बेचेंगे तो 50% बेचेंगे। तो ऐसे आने वाले समय में फिर डेमोग्राफी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो एक तरफ तो हम घुसपैठियों की बात करते हैं जो अनधिकृत है, लेकिन आज कानून का उपयोग करके, कानून में जो लूप होल्स है उसका उपयोग करके विशेष धर्म के लोगों को किस तरह से, ऐसे जो हिंदू मेजोरिटी सोसाइटी है वहां पे किस तरह से प्रस्थापित किया जाए, उसका भी विचार वो कर रहे हैं, और उनको कैसे रोकना है इसका विचार भी मुझे, आपको, समाज को और अभी की जो मौजूदा सरकार है उसे करना पड़ेगा। वरना 15 साल में, 20 साल में जब आने वाले रिडेवलपमेंट ये कंप्लीट हो रहा होगा, तो आपको इस जो शहर है ये ऐसे, इनकी डेमोग्राफी जो है उसमें आपको बहुत ही बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। ओके। अब मुझे बताइए कि क्या आज रीडेवलपमेंट में डेवलपर की जवाबदेही तय करने के लिए मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त है, या सरकार को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए या नियमों में बदलाव करने चाहिए? बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अगर पर्याप्त होती तो आज भी कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो इस तरह से नहीं रुकते मुंबई में और एमएमआर रीजन में। जी। तो डेफिनेटली आज के समय में सरकार को इस चीज का विचार करना चाहिए, क्योंकि आज ये हाई टाइम है और ये सही समय है, क्योंकि अभी जो मुंबई के बाहर का जो रीजन है, नवी मुंबई है, पनवेल है, कल्याण है, ये रिडेवलपमेंट में अभी अभी जाना शुरू हुआ है। शुरू में ही अगर सरकारें जो है अपने प्रावधानों को निश्चित कर लेंगी और कठोर से कठोर दंड की और पेनल्टी की इसमें कुछ अगर प्रावधान करते हैं, तो आने वाला जो रिडेवलपमेंट का प्रोसेस होगा वो सुचारू रूप से हो पाएगा, और मुंबई के बाहर का जो नागरिक है उसको उन समस्याओं को नहीं देखना पड़ेगा जो मुंबई के नागरिक पिछले 20 सालों में, 25 सालों में जो ऑलरेडी वो देख चुका है। अब मुझे बताइए कि इन सभी विषयों को जोड़ करके 3-4 पॉइंट्स आप ऐसे दर्शकों को बताइए जिससे कि शॉर्ट में कि उनको ये सहायता मिले रीडेवलपमेंट को समझने के लिए या वो प्रॉब्लम को समझने के लिए, एक ब्रीफ, एक 3-4 लाइन में इंसान को समझ में आ जाए। सबसे पहले तो बात ऐसी है कि जो 2019 का सरकार का जीआर है आप उसको पढ़ लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट जीआर है, बहुत ही अच्छा जीआर है। मैं मतलब अभिनंदन करना चाहता हूँ उस समय की सरकार का, माननीय देवेंद्र जी का, कि उन्होंने इस तरीके का जीआर इतनी डिटेल में और इतना नागरिकों का विचार करके ये जीआर लाया। तो सभी नागरिक इस जीआर को पढ़े। आपके यहाँ पर जो डेवलपर है, जो विकासक है, आपकी जो कमिटी है, उन सभी को इस जीआर को फॉलो करते हुए ही आपको रीडेवलपमेंट की प्रोसेस करनी है। इस बात का उनके ऊपर प्रेशर बनाए और इस चीज को सुनिश्चित करे कि इस जीआर की एक एक लाइन, एक एक बिंदु, एक एक जो कानून है उस चीज का उल्लंघन ना हो, उसको फॉलो किया जाए। और जैसा मैंने बताया कि 20% बैंक गारंटी, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, आपकी बिल्डिंग कब बनेगी, ये सारी चीजें अगर आपके डेवलपमेंट एग्रीमेंट में आती है और ऐसा ना करने पर उसमें पेनल्टी का प्रोविजन होता है, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो निश्चित ही सुरक्षित रहेगा। आपके इस परिस्थिति में जो प्रोजेक्ट लेने के लिए जो लोग आएंगे, तो ऐसे कोई भी नहीं आएंगे। जो आज मार्केट में अच्छे डेवलपर है, जिनका कई सालों का परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड, पीटीआर है, ऐसे लोग ही आएंगे और वो निश्चित ही समय पर अच्छे तरीके से जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करेंगे और सभी को अपने जो हक का घर है वो
जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छे समय में मिल पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रीडेवलपमेंट का प्रॉब्लम क्या है और कैसे कानूनी पहलुओं को अपनाना चाहिए या सरकारी चीज़ें जो है उसका सामना कैसे करना चाहिए, हम कोर्ट में क्या पहलू रख सकते हैं, हम डेवलपर से जब डील करने जाए या जब डेवलपमेंट की बात करने जाए तो किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हिंदुस्तान पोस्ट के दर्शकों को अपना समय दिया। धन्यवाद सखी जी, मुझे इस विषय पर आमंत्रित करने के लिए। और मेरी अपेक्षा है कि आज का जो हमारा इंटरव्यू है उसको देखने के बाद आने वाले समय में जो सोसाइटियाँ जो रीडेवलपमेंट प्रोसेस को फेस करने वाली है उन्हें कुछ ना कुछ उनके महत्वपूर्ण बिंदु जो है जो उनके काम आ सकेंगे, सहायता मिलेंगे और वो आने वाले समय में उसी अनुरूप अपना जो रीडेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।